और अच्छी सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात इंडियन एयरफोर्स की हम करेंगे, जो कि लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटी हुई है। खास करके देश के सीमावर्ती राज्यों में भारतीय वायुसेना के लिए तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें, आज पूर्वी लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड की नींव रखी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांबा जिले से वर्चुअली इस एयरफील्ड की आधारशिला रखी है। इस एयरफील्ड की खासियत यह है कि चीन यहां से सिर्फ 46 किलोमीटर दूर है, यानी कि सामरिक नजरिए से ये एयरफील्ड काफी अहम मानी जा रही है। चीन के साथ एलएसी पर चल रही तनातनी को देखते हुए इसके निर्माण का जिम्मा बीआरओ को सौंपा गया है। तेरह 13,700 फीट की ऊंचाई पर मौजूद न्योमा की सरजमीन पर एयरफील्ड बनाने के लिए भारत ने पहली ईंट रख दी है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरफील्ड की आधारशिला रखने के लिए जम्मू कश्मीर के सांबा पहुंचे, जहां उन्होंने वर्चुअली इस एयरफील्ड की नींव रखी। दरअसल पड़ोसियों की जमीन हड़पने की फितरत रखने वाला चीन लगातार एलएसी के करीब अपनी सैनिक गतिविधियां बढ़ाने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत कर रहा है। लिहाजा भारत ने भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारियों को और रफ्तार दे दी है, जिसके तहत ही न्योमा में ये एयरफील्ड बनाया जाएगा, जिसके निर्माण का जिम्मा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ को सौंपा गया है। न्योमा हवाई पट्टी का आज ई शिलान्यास हुआ है। ये एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण जो है प्रोजेक्ट होने जा रहा है। अगर हम सामरिक दृष्टि से देखें तो इससे हमारी जो वायुसेना है उसको काफी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से चीन लगातार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दुस्साहस कर रहा है, तो चीन का मुकाबला करने के लिए हमें अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा। इसलिए ये जो हवाई पट्टी का जो है शिलान्यास हुआ है काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। खास बात यह है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड होगा और एलएसी से इसकी दूरी महज 46 किलोमीटर होगी, जहां इंडियन एयरफोर्स के खतरनाक फाइटर जेट्स उड़ान भर सकेंगे और उतर सकेंगे। यही वजह है कि इसे सामरिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके बनने से बेहद कम समय में एलएसी के करीब तक फाइटर प्लेन ऑपरेशन हो सकेंगे। इसी कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस एयरफील्ड को गेम चेंजर तक बताया। इस अवसर पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी लद्दाख के न्योमा में एयरफील्ड पर भी काम शुरू करने जा रहा है और इसे लद्दाख में अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के लिए स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में विकसित किया जाएगा और यह दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा। पूरे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा कि सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र होगा? सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा, जो हमारे सशस्त्र बलों के लिए एक गेम चेंजर जैसा होगा, ऐसी मेरी धारणा है। अभी फुकचे, दौलत बेग ओल्डी और न्योमा में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हैं, जहां से चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और C-130J विमान उड़ान भरते और उतरते रहे हैं। लेकिन अब न्योमा में करीब 219 करोड़ रुपए की लागत से इस एयरफील्ड का निर्माण होने जा रहा है, ताकि चालाक चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा सके। जो मेरे स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस है कि मेरे हर तरह के एयरक्राफ्ट वहां लैंड कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, हम वहां पर स्टैटिक अपने जहाजों को शायद रख पाए अंडरग्राउंड शेल्टर्स में, वो भी एक स्ट्रेटेजिक विन होगी। क्योंकि अगर न्योमा ALG से एक्चुअल LAC या उसके आगे किसी भी तरह का ऑपरेशन करना है चाइना की तरफ, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा है 1 से 2 मिनट एयर में आने के बाद, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो अपने आप एक रिएक्शन जो कैपेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह रिएक्शन के अलावा एक्शन कैपेबिलिटी जिसको बोलते हैं प्रोएक्टिव, वो भी बढ़ जाती है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। 3 साल पहले गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद से एलएसी पर तनाव बना हुआ है। इस तनाव को बातचीत के जरिए कम करने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन बातचीत की टेबल पर चीन अपनी चालाकी से बाज नहीं आ रहा, जिसे देखते हुए ही भारत अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा।
हाल ही में भारतीय सेना न्योमा में अपने टैंकों, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ एक बड़ा अभ्यास भी कर चुकी है, जिसके जरिए उसने इतनी ऊंचाई पर अपनी तैयारियों को परखा। अब न्योमा में एयरफोर्स के लिए एयरफील्ड का निर्माण इसी दिशा में उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम है। कुल मिलाकर भारत की कोशिश यही है कि अगर भविष्य में नौबत जंग की आए तो चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। सांबा से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि बीते 2.5 सालों में बीआरओ ने देश के सीमावर्ती राज्यों में तेजी से सड़कों, पुलों और सुरंगों जैसे 295 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, ताकि सरहदों की सुरक्षा को और मजबूती मिल सके। इसी कड़ी में 90 और प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया गया है, जिन्हें बीआरओ ने तय वक्त में तैयार किया है। अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इन 90 प्रोजेक्ट में क्या क्या शामिल है और पूर्वी लद्दाख में बन रहा न्योमा एयरफील्ड का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जाएगा। जिस स्थान पर यहां से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पर उद्घाटन किया, यानी कि आज यहां पर 90 जो प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी प्रोजेक्ट्स हैं ये शासित प्रदेशों में स्थित है और ये जो 90 प्रोजेक्ट की सड़कें हैं, 2 हवाई पट्टियां हैं, 2 हेलीपैड है। तो ये यहाँ पर कार्यक्रम हुआ सांबा जिले में, इसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण के लिए कितनी ये बड़ी बात है, खास किलोमीटर है केवल। तो इससे हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसको स्पेस डोमेन में इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन मिलेगी अपने लड़ाकू विमान ऑपरेट करने के लिए और बाकी हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के लिए। इससे हमारी भारतीय सेना को भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अपने ट्रूप्स को आगे के एरियाज में डिप्लॉय करने के लिए, कोई ऐसी कंटीजेंसी अगर अराइज होती है। और उसके साथ साथ हमारी जो ओवरऑल सिक्योरिटी मैट्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये 2 वर्किंग सीजन में बनाया जाएगा और उसकी लागत जो है 219 करोड़ होगी। तो कब तक ये तैयार हो जाएगा? ये आप सोचिए कि सितंबर-अक्टूबर 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि देश का नया संसद भवन विशेष सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। गणेश चतुर्थी के मौके पर नए संसद में कार्रवाई शुरू होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां तेजी से चल रही है। साथ ही साथ संसद भवन के कर्मचारियों की ड्रेस में भी बदलाव कर दिया गया है। नई ड्रेस में कमल के फूल और खाकी रंग को तवज्जो दी गई है और इस नई ड्रेस को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि निफ्ट ने डिजाइन किया है। कैसी है ये नई ड्रेस, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश का नया संसद भवन 19 सितंबर से शुरू होने जा रहे विशेष सत्र के लिए तैयार है और तैयार हैं इस संसद में काम करने वाले तमाम कर्मचारी, जो कि सत्र में बिल्कुल नए अंदाज में दिखने वाले हैं, क्योंकि इन कर्मचारियों की ड्रेस बदल गई है, जो कुछ इस तरह रंग बिरंगी दिखाई देती है। इस ड्रेस में नेहरू जैकेट और खाकी रंग की पैंट को शामिल किया गया है। कई वर्षों से इस तरीके की मांग चल रही थी कि जो ड्रेस है वो पार्लियामेंट के कर्मचारियों की बदलनी चाहिए, क्योंकि कई वर्षों से वही पुरानी ड्रेस चली आ रही थी। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि परंपरागत तौर पर इस तरीके की ड्रेस को डिजाइन किया गया है, जिसका मकसद है कि नया संसद भवन और नई ड्रेस हो, जिससे कि लोग ये जान सकें कि भारत की परंपरा और संस्कृति किस तरीके की है।
बताया जा रहा है कि संसद भवन में काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स बंद गले सूट की जगह अब मैजेंटा या गहरे गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट पहनेंगे। उनकी शर्ट भी कमल के फूल के डिजाइन के साथ गहरे गुलाबी रंग में होगी। साथ ही दोनों सदनों में मार्शल्स की ड्रेस में भी बदलाव किया गया है और अब वो मणिपुरी पगड़ी पहनेंगे, जबकि संसद भवन के सुरक्षा कर्मी सफारी सूट की जगह सेना की तरह कैमोफ्लेज ड्रेस में नजर आएंगे। वहीं महिला कर्मचारी भी नई डिजाइन की साड़ियां पहनेंगी। संसद के कर्मचारियों की इस नई पोशाक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी NIFT ने तैयार किया है। महिलाओं के लिए साड़ी डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही जो कर्मचारी काम करेंगे उनको भी बंद गले का जो उनका कोट होता था उसको बदल करके उसमें नए तरीके की डिजाइन को निफ्ट की तरफ से लगाया जा रहा है। और इसमें जो जानकारी मिल रही है उनको हाफ जैकेट जो दी जाएगी उस जैकेट में कमल का फूल बना होगा। साथ ही खाकी पैंट उनकी तरफ से उसको पहना जाएगा। जिस तरह से नए संसद भवन के निर्माण और सजावट में भारतीयता की झलक दिखाई पड़ती है, ठीक उसी तरह अब संसद के कर्मचारियों की नई ड्रेस में वैसी ही छाप दिखाई पड़ रही है। बता दें कि अमृतकाल के समय में मोदी सरकार ने संसद का ये विशेष सत्र बुलाया है, जो कि 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। कहा जा रहा है कि इस दौरान पहले दिन की कार्यवाही तो पुराने संसद में ही होगी, लेकिन अगले ही दिन यानी गणेश चतुर्थी के मौके पर पूजा पाठ के बाद से नए संसद भवन में कामकाज शुरू हो जाएगा। दिल्ली से जितेंद्र सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात गणेश चतुर्थी की। 19 सितंबर यानी कि 7 दिनों बाद ढोल नगाड़ों की थाप पर बप्पा का स्वागत किया जाएगा। भाद्रपद माह के शुक्ल की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस दिन से 10 दिन तक चलने वाले गणेशोत्सव की शुरुआत होती है। चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसे तो पूरे धूमधाम के साथ 10 दिनों तक मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में गणेश उत्सव मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं मुंबई के लाल बागचा राजा यानी कि लाल बाग के राजा। हर साल जिनकी एक झलक मात्र के लिए लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग मुंबई का रुख करते हैं ताकि लाल बाग इलाके में विराजमान बप्पा के दर्शन हो पाए। और जो साक्षात उनके दर्शन नहीं कर पाते वो करीब 10 दिनों तक अपने टीवी सेट या फिर इंटरनेट के जरिए अपने मोबाइल फोन पर ही दर्शन कर लेते हैं। लाल बागचा राजा के दरबार में बड़े बड़े राजनेता, फिल्मी सितारे, नामी गिरामी उद्योगपति हाजिरी लगाते हैं। यानी कि क्या छोटा क्या बड़ा, बप्पा के दरबार में हर कोई एक समान है। लाल बाग के राजा की कृपा अपने भक्तों पर लगातार बनी रहती है, जिन्हें हम गजानन, गौरी नंदन, गणपति, गणनायक, लंबोदर, विनायक, एक दंत जैसे नामों से भी जानते हैं। ऐसे तो महाराष्ट्र, खास करके मुंबई में कई मशहूर गणेश पंडाल है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई में लाल बागचा राजा के पंडाल की ही होती है। उनके पंडाल की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेश से भी सैकड़ों लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। थोड़े ही दिन पहले लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण साहब यहाँ खुद आए थे। एक बड़ी मीटिंग यहाँ मंडल के साथ हो चुकी है और अच्छी तरीके से सिक्योरिटी यहाँ CCTV कैमरास बहुत सारे लगाए चुके हैं। DFMDA, HHMD, बैगेज स्कैनर, ये सब सुरक्षा के इंतजाम हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन से हर जो कुछ ना कुछ उनकी तरफ से हमको आ रहा है, जो भी वो हिसाब से हम लोग वॉच टावर कर रहे हैं। और ये उत्सव है तो सुरक्षितता से होना चाहिए और हम भी सुरक्षितता को पहला प्राधान्य दे रहे हैं। भाविक अगर सुरक्षितता से दर्शन कर पाएंगे, यही हमारी भक्तों के लिए सब मनोकामना रहेगी। कार्यकर्ता तो जुड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे। आपको बता दें कि हर साल जितनी ही खूबसूरत लाल बाग के राजा की प्रतिमा होती है, उतना ही शानदार उनका पंडाल भी होता है। हर साल लाल बाग के राजा के पंडाल की थीम अलग अलग होती है। ऐसे में मन्नतों के राजा नाम से पुकारे जाने वाले लाल बागचा राजा के दरबार को लेकर क्या थीम है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी पारस तामा। लालबाग के राजा को इस साल 90 साल पूरे हो जाएंगे। इन 90 सालों में हर साल बेहद ही धूमधाम से उनको
बिठाया जाता है पंडाल में और उनकी सेवा की जाती है। ऐसे में जो दृश्य होता है वो बड़ा अद्भुत होता है, जहां पर लाखों लोग पहुंचते हैं बप्पा के दर्शन के लिए। हर साल जो गेट होता है लाल बाग का राजा का, वो बेहद अलग होता है बाकी सारे गणेश पंडालों से। इस साल भी कुछ इसी तरीके का नजारा दिख रहा है। ये पूरा गेट जो है वो रायगढ़ के किले के हिसाब से डिजाइन किया गया है। यहाँ पर फूल माला से इस पूरे गेट को सजाया गया है और यहीं से जो है वो भक्त की एंट्री होती है। जितने भी भक्त पूरे देश से या मुंबई से या महाराष्ट्र से पहुंचते हैं वो इसी गेट से एंट्री करते हैं और ये सबसे अद्भुत नज़ारा होता है। वहाँ अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से रायगढ़ महल पे ऊपर तोपें रखी जाती थी, वो तोप। देश के दूसरे हिस्सों में मौजूद लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि लाल बाग में विराजमान होने वाले बप्पा का ये नाम कैसे पड़ा। इसके पीछे की कहानी क्या है? आखिर क्यों लाल बागचा राजा कहा जाता है? लाल बागचा राजा का इतिहास जानने से पहले हमें गणेश उत्सव की शुरुआत के बारे में जानना चाहिए, जिसकी शुरुआत महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की तरफ से की गई। ये वो वक्त था जब पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। तब ब्रिटिश राज के खिलाफ सभी भारतीयों को एकजुट करने के लिए ही लोकमान्य नाम से मशहूर तिलक ने सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की, जहां स्वतंत्रता संग्राम के नायक आंदोलन की रूपरेखा को लेकर चर्चा करते थे। तब से ही महाराष्ट्र, खास करके मुंबई में भी सार्वजनिक जगहों पर भगवान गणेश के बड़े बड़े पंडाल लगने शुरू हो गए, जिनमें आगे चलकर लालबाग का पंडाल भी शामिल हुआ। साल 1934 यानी कि करीब 90 साल पहले जहां बप्पा विराजमान होना शुरू हुए, लाल बागचा राजा को लेकर एक और कहानी प्रचलित है कि एक जमाने में इस इलाके के व्यापारियों को कारोबार में घाटा हो रहा था, जिससे उबरने के लिए व्यापारी लाल बाग के एक खुली जगह पर भी बाजार लगाना चाहते थे। इसी इच्छा के साथ कुछ व्यापारियों ने लाल बागचा राजा के पंडाल की स्थापना की, जिसके बाद व्यापारियों की मनोकामना पूरी होने लगी। इसके बाद से ही गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई के लालबाग इलाके में बप्पा की मूर्ति स्थापना हर साल होने लगी और यही वजह है कि लालबाग के राजा को मन्नतों का गणेश भी कहा जाता है। इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही।